नई पीढ़ी के लिए खास करके रहता है कि अच्छा ऐसे पापी लोग भी हैं जो इतना समय से, चूंकि पापी मानने लगे मीडिया को आजकल। कोई आज भी जब हमें कहता है कि आप क्या हैं, आप कांग्रेसी हैं, कि यदि कहेंगे कि भाई वो तो उस समय ऐसे, तो मैंने कहा भाई जो समय के साथ जो ठीक लगता है, यदि पत्रकारिता वही है। आप मुझे कोई भी मान लें, जैसे राहुल गांधी जात पूछते हैं हम लोगों की, तो मेहता पंजाबी भी होता है, मेहता गुजराती भी होता है, मेहता जैनी भी होता है, बिहार में मेहता बैकवर्ड भी है। मेरे नाम के आलोक कुमार मेहता आरजेडी में है, वो एमपी भी रहे हैं, मंत्री भी हो गए थे बीच में नीतीश के समय। तो आप मुझे कुछ मान लीजिए, यदि अपना मानते हैं पांडे जी तो बात करिए, यदि खाली जात पूछ के यदि राहुल गांधी को जवाब तो देना नहीं है। पहले के संपादकों पर भी बहुत ऐसे हमले हुए हैं। यदि मेरी पुस्तक यदि वो ध्यान से देख लेंगे तो उन्हें मिलेगा कि उन लोगों को भी बड़े ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें खुद पर निर्भर है कि आप कैसे उससे निपटते हैं और कितना आप अपने को खतरे में डालने को तैयार हैं, नंबर वन। और इसलिए ये सोचे कि, और जो मैं हमेशा अपने कहीं आईएमसी या कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई सुरक्षा, जो कारगिल में बैठा है वो कोई साथ में अलग से सुरक्षा लेके जाता है वो तो उसकी सुरक्षा वो देश की भी करता है, अपनी भी करता है। तो पत्रकार का काम ये नहीं है कि साहब वो खतरा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जो करना चाहें वो कर रहे हैं। हम तो 1 घंटे देर से ही आएँगे, हम क्या कर सकते हैं, मैं तो ट्रैफिक में फँसा हुआ था, उसको हटा दीजिए। सो मैंने कहा वो तो नहीं हटेगा, कौन है भाई? अच्छा, मैं बिहार से, मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं आई एम नॉट बिहारी आल्सो। तो मैंने कहा कि भई ये कैसे हटा देंगे, नहीं हटाया। तो उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी कि आरा बक्सर के पास एक गाँव है, मेरा भाई रहता है, आलोक मेहता ने वहाँ डकैती कराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें, और आज अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं आलोक मेहता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आलोक जी ने हिंदी पत्रकारिता और साथ साथ अंग्रेजी पत्रकारिता, क्या कहें, भारत के मीडिया जगत को लगभग 5.5 दशक से अधिक समय तक प्रभावित किया। आप 3 दशक से अधिक समय तक लगातार दुनिया भर में, देश के साथ दुनिया भर में पत्रकारिता जगत को बतौर संपादक, बतौर रिपोर्टर, कोई ऐसा मीडिया जगत का क्षेत्र नहीं है जिसमें आपकी पहुंच न रही हो, आपकी व्याप्ति न रही हो। आपने पत्रकारिता उस समय शुरू की जिस समय दिग्गज संपादक मीडिया जगत में थे, जिनके नाम के सामने भारत के प्रधानमंत्री भी सम्मान के साथ उनकी उपस्थिति में खड़े हो जाते थे। मीडिया का जो स्वर्णिम दौर आपने देखा, उस पर अंग्रेजी में एक किताब, हालांकि ये किताब हो गई पुरानी, लेकिन ये ऐसी पुस्तकें कभी भी पुरानी नहीं होती, हमेशा प्रासंगिक होती हैं। पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, हाफ अ सेंचुरी ऑफ जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स। 5 दशक से अधिक समय तक आलोक जी ने जो कुछ भी देखा पत्रकारिता के दौर को और राजनीति के दौर को, उसमें इसमें दर्ज किया। लेकिन आपकी एक विशेषता और भी है कि जितनी पैठ आपकी पत्रकारिता में है, लेखन में भी उतनी ही रुचि रही। हमेशा स्तंभ लिखते रहे, तमाम जीवंत मसलों पर अपनी राय जाहिर करते रहे, और जब वक्त मिला तो कहानियां भी लिखी, वो किताबें भी लिखी जो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को संरक्षित करती हैं, संवर्धित करती हैं। चाहे वह चिड़िया फिर नहीं चहकी हो, चाहे ये सेंस ऑफ नर्मदा हो, नमन नर्मदा, और हिंदी में भी ये पुस्तक आ चुकी है। चाहे यह पुस्तक हो भारत में पत्रकारिता, और भारत में पत्रकारिता के अलावा राइन के किनारे, स्मृतियां ही स्मृतियां, राव के बाद कौन, आस्था का आंगन, सिंहासन का न्याय, सिंहासन का न्याय, और इसके अलावा अंग्रेजी में भी बहुत सारी पुस्तकें आई। सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडियन जर्नलिज्म, कीप इट क्लीन एंड बर्ड्स डिड नॉट सिंग अगेन। ठीक है, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, नामी चेहरों से यादगार मुलाकातें,
भारत के राष्ट्रपति, कलम के सेनापति, और भारत सरकार ने आपको पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया। इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से आपने डी.लिट, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, पत्रकारिता भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हल्दीघाटी पुरस्कार, सम्मान, पुरस्कार और सत्ता के केंद्र में हमेशा लोक जी रहे। सत्ता के केंद्र में से मेरा आशय यह है कि भारत का, मुझे लगता नहीं कि पिछले 5 दशकों के बीच का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो आलोक मेहता को ना जानता हो। मैं गलत कह रहा हूं सर? पंडित जी धन्यवाद, इतना लंबा चौड़ा आपने दिया, इसके लिए आभार। चूंकि नई पीढ़ी के लिए खास करके रहता है कि अच्छा ऐसे पापी लोग भी हैं जो इतना समय से, चूंकि पापी मानने लगे मीडिया को आजकल। और हम लोगों के समय में जो सोचते थे कि ये कहीं कुछ टाइप वाइप वो कंपोज करते हैं क्या पत्रकार, जब हमने शुरू किया तो जब उज्जैन जैसे शहर में तो होता था कि साहब ये वो कंपोजिंग वाला काम करते हैं या लिखने पढ़ने करते हैं। उससे लेके आज के समय में आया है डिजिटल क्रांति के बाद, तो लगता है कि आप टीवी के हैं, आप डिजिटल के हैं, आप भारत के हैं, आप विदेशी हैं। तो ये सही है कि मैंने सारे पाप पुण्य अपने दूसरों के सबके देखे। ये एक सुखद मेरे क्या है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब जैसा इसलिए है जैसे, और इसीलिए जब आप साहित्य तक जैसा और पुस्तक पर कार्यक्रम करते हैं जो अब कम हो गया, जब हम एक समय में पूरा, जैसे आपने कहा संपादक ऐसे होते थे, या हम भी जो संपादक रहे कि पूरा पेज दिया जाए, उसका सुख होता था और लिखने का प्रोत्साहन भी है। फ्रीलांसर कोई, हम तो दिल्ली में एक झोला लेके जिसको कह सकते हैं कटेज बक्सा होता था उस समय, नई दुनिया जैसे अखबार को छोड़ के कि दिल्ली में जाना है। जब हमें कहा गया कि, या उससे पहले स्ट्रिंगर रहे, तो ये सही है जो आशा आपने कहा ना कि कौन इंदिरा गांधी से लेके मोदी जी तक। और इसीलिए ये एक सबसे बड़ा जो आपने कहा मेरे साथ, और बल्कि मुझसे भी पहले राजेंद्र माथुर जैसे संपादक जब आए, जब मैं संपादक नहीं था, तो उनकी लेखनी में विविधता होती थी। वो पंजाब के आतंकवाद पर बहुत तीखा यदि लिखेंगे, या रथ यात्रा पर हो सकता है कुछ चीज़ों में आलोचना लिखेंगे, कांग्रेस की कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा लिखेंगे, यदि अच्छा कार्यक्रम है, ख़राब है तो लिखेंगे लकड़ी चौड़ रामलाल राज्यपाल जिसने एनटी रामाराव को वो कर दिया। उस समय में, आज के समय में कोई लकड़ी चौड़ राज्यपाल के नहीं लिख सकता था। तो मुझे आईबी के एक जॉइंट डायरेक्टर ने पूछा कि ये, जैसे हम लोग संपर्क संवाददाता के नाते रहते भी थे कि भाई कुछ चीज़, तो उन्होंने पूछा कि संपादक हैं क्या, ये जनसंघी हैं, ये समाजवादी हैं, ये कांग्रेसी हैं, क्या है? मैंने कहा बस यही है, यही बना रहना चाहिए, यही हमने सीखा। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान समाचार जो आरएसएस की ही संस्था रही, 5 साल उसमें एजेंसी में काम किया। तो ये सही है कि कम उम्र में आकर इंदिरा गांधी के समय से काम करने का लाभ, क्योंकि एजेंसी में काम किया, साप्ताहिक में काम किया, साप्ताहिक हिंदुस्तान मनोज श्याम जोशी जी के साथ, जिनके गुरु अज्ञेय थे, और श्रीकांत वर्मा जो कि विशेष संवाददाता थे, तो उनसे परिचय पहले हो गया। तो उनसे भी एक ऐसे संबंध हो गए, व्यक्तिगत भी और साहित्य की दृष्टि से। तो वो एक ऐसा युग था, तो लगता था कि भाई, मैंने कहा कि हम भी, कोई आज भी जब हमें कहता है कि आप क्या हैं, आप कांग्रेसी हैं, कि आप कई चीज़ें, हम तीखा जब लिखते तो कि लेफ्ट के साथ कुछ ज़रा असर हो गया होगा, कहीं ना कहीं लेफ्ट वालों का असर है। फिर कहेंगे कि नहीं, आपको तो कांग्रेस पद्मश्री तो आपको उस सरकार मिला, आप कांग्रेस की इतनी आलोचना करते हैं। तो मैं कहता हूँ अर्जुन सिंह के खिलाफ विधानसभा के अध्यक्ष प्रिविलेज पर भी हुए हम पर केस। लालू यादव यदि मुख्यमंत्री है तो वहाँ चारा कांड छापा, तो उनके हमले झेले। भागवत आजाद जैसे आपने कहा ना, कविता, वो कविता करते थे। तो एक बार रात को पटना में संपादक था, तो मैं कविता सुनाई, अपना लेके आ गए। वैसे हमेशा नहीं आते, लेकिन दिल्ली से जानते थे। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। मैंने कहा आइए। वो आए, अपना खाना खाया और कविता तो सुनाते रहे, रजिस्टर लेकर, जो वहाँ उनको कोई कविता सुनाने वाला ऐसा कोई पत्रकार एकदम हर एक आदमी नहीं मिलता। सुबह देखा तो 6 कॉलम में उनके चीफ सेक्रेटरी के कुछ भी, जैसे कहते हैं, बहुत ही सनसनीखेज खबर छपी। तो मुझे फोन का, ये क्या हुआ है भाई, मुझे रात को नहीं बताया। मेरे यहाँ कविता सुना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब मैं आपका खाना खराब करता कहता, वो कहते यार मेरे को पहले ज़्यादा हो गया, क्या करूँगा। तो इसलिए ये है कि हमारी पत्रकारिता का ये विशेषता जो हमने सीखी, आज भी इसीलिए लोग, हमारी बहुत आलोचना भी होती है कि आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जो अच्छा, आपको ऐसा लिख रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं, या इवन आपके माने चाहे अरुणपुरी जी हों तो उनके लिए, या कोई ऐसे संपादक हों, संपादक ही अरुणपुरी जी भी इसमें इसलिए श्रेय दूंगा कि यदि कहेंगे कि भाई वो तो उस समय ऐसे, तो मैंने कहा भाई जो समय के साथ जो ठीक लगता है, यदि पत्रकारिता वही है। आप मुझे कोई भी मान लें, जैसे राहुल गांधी जात पूछते हैं हम लोगों की,
तो मेहता पंजाबी भी होता है, मेहता गुजराती भी होता है, मेहता जैनी भी होता है, बिहार में मेहता बैकवर्ड भी है। मेरे नाम के आलोक कुमार मेहता आरजेडी में है, वो एमपी भी रहे हैं, मंत्री भी हो गए थे बीच में नीतीश के समय। तो आप मुझे कुछ मान लीजिए, यदि अपना मानते हैं पांडे जी तो बात करिए, यदि खाली जात पूछ के यदि राहुल गांधी को जवाब तो देना नहीं है। और राजीव गांधी जब इंटरव्यू दिया, मुझे हेडलाइन, आज के समय में कोई हेडलाइन नहीं बनाता। मेरी एक दूसरी पुस्तक है ना, जो नामी चेहरों से यादगार, जो है ना उस तरह की मुलाकातें, और सामिक ने वो भी छापी है। तो उसमें इंटरव्यूज है, उसमें राजीव गांधी ने ये कहा कि यदि आरक्षण का विस्तार किया गया तो बुद्धू आ जाएंगे। और उस समय आज कोई छापेगा एकदम तो बड़ा बवंडर होगा। तो मेरा ये कहना है कि हमने ये जरूर है, इसके इस पीढ़ी का एक फायदा हुआ है कि 2-3 पीढ़ी के साथ काम करना। रेडियो में काम किया तो जर्मनी में रेसिज्म कुछ हद तक था, 79 में जब मैं गया साप्ताहिक से छोड़ करके, तो उस समय कुछ हद तक था कि वो ट्राम में बैठेंगे आप, तो वो देखता था कि हर एक लोग तो नहीं करते थे, लेकिन किसी को लगता था कि ये तो कालू शब्द में अपने लिए कहूँगा, हम काले तो वैसे नहीं है, लेकिन श्वेत यदि कहें कि ये मैंने विदेशी ऐसा है, तो वो उठ के खड़ा, वो चाहे खड़ा रहेगा लेकिन वो पास में नहीं बैठना चाहेगा। वो समय भी था एक समय में। धीरे धीरे समय बदला। हम 3 साल काम भी किया, अपनी इच्छा से जितनी छुट्टियां थी हमने कहा अब हम रहना नहीं चाहते हैं। तो रेडियो का अनुभव हो गया। यहाँ आए तो दूरदर्शन में कुछ समय, चूंकि रेडियो का अनुभव था तो दूरदर्शन में भी चाहे आप एंकरिंग भी करना है, बोलना भी है, प्रोग्राम भी करना है। तो रेडियो, टीवी, अखबार, साप्ताहिक, दैनिक, सबके अनुभव रहे, अच्छे बुरे। जो भी किया दिल से किया बस। आलोक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका समय था, जिस समय आपने बताया कि एक समय था कि आप कुछ भी लिख दीजिए, संपादक की अपनी विश्वसनीयता होती थी। यह अर्थ नहीं रखता कि मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता हमसे कितना करीबी ताल्लुक रखता है। जब उस दौरान हेडिंग लिखी जाती थी तो इतनी नाराज़गी भी नहीं होती थी और इतना पक्षधरता नहीं मानी जाती थी। मुझे आज लगता है कि जब आज मीडिया कोई काम करता है, तो उसे सीधे-सीधे एक खाँचे में रख दिया जाता है कि आप या तो मोदी के समर्थक हो या मोदी के विरोधी हो। दूसरा, आक्रमण भी बहुत अधिक दिखाई देता है सोशल मीडिया पर। मैं सरकारी स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले मुझे याद नहीं आ रहा है कि हाल के दिनों में कोई ऐसा सीधा-सीधा कोई हमला सरकार ने किया हो कि आखिर कारवान जैसी पत्रिकाएँ भी निकल ही रही हैं। और ठीक है कि ब आप कोई कहता है कि किसी समूह पर ईडी का छापा हो गया, तो ये सरकार ने कराया, इसलिए कराया कि मुँह बंद हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दौर जो इमरजेंसी की भी बात आपने इसमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अपनी किताब में दर्ज की है, और आपने कहा है कि वो काला अध्याय है। कुछ लोगों का ये भी आक्षेप आज है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इमरजेंसी से भी खराब समय वर्तमान में है। सरकार परोक्ष रूप से मीडिया को प्रभावित कर रही है, चाहे एडवर्टाइजमेंट पे कंट्रोल है या व्यापार के चलते है, चाहे ईडी का दबाव है, जो भी। आप इन दोनों स्थितियों को किस रूप में देखते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि वर्तमान में मीडिया की जो स्थिति है, वो कहाँ पर है? और आप जितने अनुभवों के साथ मीडिया में आए हैं, क्या मीडिया का परसेप्शन ज़मीनी स्तर पर बदला है? क्या सरकार के लिए मीडिया को नियंत्रित करना आसान है, या वो नियंत्रण कर चुकी है? आप क्या मानते हैं? पंडित जी, बड़ा दिलचस्प इसलिए है, इसके 2 पहलू हैं। एक हम और आप, जो जैसे आपने जी, कहा, जी। सोचते हैं, नेता सोचते हैं, और हमारे ही संपादक मंडल। अभी आपने एक इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई जी का किया था। जी, मैं सोचता था कि नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ों पे यदि वो सामने बैठे तब भी हम उनसे इसी तरह बहस कर सकते हैं। जी, जी, राइटर्स गिल्ड में हमारे साथी रहे हैं और मेरे बाद अध्यक्ष भी वो बने हैं। जी। जिक्र करूँ तो कोई अन्यथा नहीं, नहीं नहीं, लेंगे। कोई दिक्कत मेरा नहीं, ख्याल है आप वो भी एकदम। यदि सुनेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। नहीं, नहीं, कोई और आप। इसी हाउस के हैं, जी, जी। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, तो उसको सुनकर के भी उन्होंने, आपके इंटरव्यू में उन्होंने एक आखिरी चैप्टर का में इसी का जिक्र किया है जो आपने सवाल किया जी, कि अब सब कुछ है। और जब हम कहीं जाते हैं तो यही सवाल जनता भी पूछती है। ये उनका एक अपनी भावना है, उनका मैं इज्जत करता हूँ कि उनकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन मैंने जो पुस्तक, हो सकता है ये तो उससे पहले आई है, और कुछ हद तक ये कह सकता हूँ हाँ, उनसे पहले से मैं पत्रकारिता में था, और मेरे दूसरी तरह के अनुभव भी हैं, अच्छे बुरे भी हैं। तो पहले के संपादकों पर भी बहुत ऐसे हमले हुए हैं। यदि मेरी पुस्तक यदि वो ध्यान से देख लेंगे
तो उन्हें मिलेगा कि उन लोगों को भी बड़े ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें खुद पर निर्भर है कि आप कैसे उससे निपटते हैं और कितना आप अपने को खतरे में डालने को तैयार हैं, नंबर 1। और इसलिए ये सोचे कि, और जो मैं हमेशा अपने कहीं आईएमसी या कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई सुरक्षा, जो कारगिल में बैठा है वो कोई साथ में अलग से सुरक्षा लेके जाता है वो तो उसकी सुरक्षा वो देश की भी करता है, अपनी भी करता है। तो पत्रकार का काम ये नहीं है कि साहब वो खतरा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जो करना चाहे वो कर रहे हैं कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो डिटेरेशन भी जिसकी आप कह रहे हैं मैं उस पर आता हूँ मेरा, इसलिए मैं पहले वो उदाहरण दूंगा। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करूँ, जब मैंने शुरू किया 1970 के उसमें 1970 में नई दुनिया अखबार ऐसा था जहाँ मंत्रिमंडल तय होता था। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार था कुछ, और कुछ हद तक थोड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी थी, तो कोई कौन मंत्री बनना है, मंत्री आते भी थे। बल्कि मेरा सिलेक्शन जिस उसमें हुआ, जब स्ट्रिंगर था, तो वो हुआ कि जिसको कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि जो अच्छी कॉपी होगी उसको ले लेंगे, एक नए हम पेज बढ़ा रहे हैं। जब राजेंद्र माथुर भी फुल टाइम तभी आए थे उसी समय जब मैंने ज्वाइन किया, तो इतना संबंध थे। लेकिन डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री थे और उसमें जब आलोचना छपी तो उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब बंद हो गए। जो इतना पुराना कांग्रेस का अखबार था, तो ये मैं 70 की बात, उससे भी हो सकता है मैंने ज्वाइन किया उससे पहले की बात है एक तरह से कहना चाहिए। तो अब तो मुझे ही बताया गया था कि देखो ऐसा भी होता है भाई, जबकि इंदिरा गांधी भी उनके ऑफिस में गई, अटल जी भी गए हैं, वो चाहे यहाँ पर भी हो। अच्छा, तो वहाँ से लेकर के मैंने कई ऐसे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, नेताओं को, संपादकों को देखा है जब उनके प्रकोप का शिकार होना पड़ा, लोगों को, संस्थान को होना पड़ा या संपादक। वो चाहे आप स्नेहाल सिंह से पूछते, जो मैंने उनसे भी इंटरव्यू किए हैं जो अवेलेबल हैं उस पर, या हिरण्मय कालेकर, उनके तो घर में बंदूक लेकर कलकत्ता में मारने के लिए चले गए थे सरकार के नाराजगी से। कुलदीप नायर जी, मैं इमरजेंसी की जो लिखा वो तो सब, चूंकि और लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा जी मैं इमरजेंसी के अलावा बातें ज़्यादा आपसे डिस्कस इसलिए जी करता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि पहले संपादकों पर प्रेशर। मनोहर श्याम जोशी को जनता पार्टी की सरकार आई जिसका जिक्र मेरी पुस्तक में है, और कांति देसाई पर एक रत्नधर झा, में नाम भी लिखा है उनका, जिसने समझे 4 कॉलम लिखा कि प्राइम मिनिस्टर सन टाइप, उसमें संजय गांधी, जगजीवन राम, सुरेश राम और कांति देसाई पर छपा था। किसी ने फोन किया, मैं नहीं कह रहा हूँ मोरारजी भाई ने किया नहीं किया, जैसे आज भी कोई ऐसा तो कहता नहीं, तो आया कि भाई तुरंत बिरला जी वहाँ से मैसेज आ गया कि इनको आज ही या तो इनका इस्तीफा। और जबकि अंग्रेजी, इसलिए मैं अंग्रेजी क्यों साथ में लिखने लगा कि मॉर्निंग इको नाम का, जो अभी भी हिंदुस्तान टाइम्स वालों को भी याद नहीं होगा शायद, कि उस जमाने में एक मॉर्निंग इको डेली टेबलाइड अखबार निकला था, जैसे आपका मेल टुडे है। जी जी, मेल टुडे नहीं, यहाँ पे जो निकला था इंडिया टुडे ग्रुप का दूसरा नाम था क्या, तो टेबलाइड साइज में जो निकला, मेल टुडे था। मेल टुडे उस साइज में उस समय में 76-77 में तब निकल गया था। उसमें 4 कॉलम में छपा था। उसमें मेरे फ्रंट पेज पर चरण सिंह के खिलाफ भी छपता था और दूसरी चीज भी छपती थी। ऐसा नहीं कि चरण सिंह होम मिनिस्टर बन गए तब भी छपता था, मतलब इंटरनल स्टोरी जी जी, खिलाफ ये कह रहा। तो हुआ कि इनको हटा देता है। जनरल ने बुला कहा या तो आप इस्तीफा दे दें या डिसमिस हुआ, शाम से रात को प्रिंट लाइन नहीं जाएगी डेली अखबार में, और साप्ताहिक में तो हट ही जाएंगे। तब जा करके, अच्छा हम युवा थे और उनके पॉलिटिकल संवाददाता थे और थोड़ा हिम्मत थी। अडवाणी जी का इंटरव्यू मैंने वो जो पहले दिन जेल से आए थे तब भी किया था, इंदिरा गांधी से पहले भी जब मिलते थे, या दूसरे जो नेताओं से, विद्याचरण शुक्ला और श्रीकांत वर्मा, सबसे बहुत अच्छा परिचय था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आप इस्तीफा मत दीजिए, अभी बढ़ गए। मैंने कहा इस्तीफा मत दीजिए। और अडवाणी जी आईएनबी मिनिस्टर थे, तो उनको पहले अपॉइंटमेंट जोशी जी को नहीं मिला, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं जा करके, हम लोग तो वो होते हैं पत्रकार, उस समय इतनी सुरक्षा भी नहीं होती थी, तो पार्लियामेंट में उन बैठे थे, उन सेक्रेटरी में 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ। जोशी से मैं कहा आप थोड़ा बाहर ही बैठिए रिसेप्शन में, तो मैं उनसे बात करके आता हूँ। 2 मिनट बाद कि ऐसा ऐसा है, नहीं तो बहुत बवाल होगा और ये तो ठीक नहीं है। मैंने विनम्रता से ही कहा उनसे, वो जानते मुझे 72 से 71 से जानते ही थे, तो क्या हुआ ऐसा ऐसा, तो वो चिंता में भी पड़ गए क्योंकि वो तो प्रेस की आज़ादी की बात थी। तो देखता हूँ, मैंने कहा लेकिन जोशी जी को एक बार नमस्कार कर लीजिए, आप यूँ तो टाइम नहीं दे रहे थे, सोचा होगा पता नहीं कब बात करेंगे, क्या करेंगे, उनको आपको मालूम भी नहीं था क्या कारण है। तो मैंने कहा जोशी जी मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ कुछ। फिर हम बवड़ा के पास भी मैं गया, उनको लोगों के पास गए, ये ठीक है कि थोड़ा दबाव बनाया, तो चूँकि वो समय ऐसी स्थिति थी कि उनको एकदम नहीं निकाला जा सका, और फिर हुआ कि अच्छा अभी रुक जाए, फिर देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद जब मैं जर्मनी चला गया तो पता चला जेल सीट को लेकर एक छोटी टिप्पणी छपी कुछ, जिस समय जोशी जी खुद भी छुट्टी पर थे,
और तब मेरे साथ उनका सेनापति नहीं कहूँगा, गौर संपादक नहीं ध्यान दिया, जिसने भी उसको लिखा बहुत ही जूनियर आदमी ने लिख दिया था, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो निकाल दिए गए। कमलेश्वर जी का कमरा सील हुआ था इस राज में, उसके बाद किसके कैबिन सील हुआ ये मुझे बताइए आप। जो कहते हैं राजदीप सरसाई जी को बताइए कि कमलेश्वर का नाम वो जानते ही होंगे या मनोज श्याम जोशी का नाम जानते होंगे। वो शरद पवार की वजह से विनोद मेहता को कैसे निकाला गया, वहाँ जो अखबार निकला था, किस तरह के दबाव थे, सिंघानिया का या किसका अखबार था वो, उसका में सबका जिक्र है। तो ये कहना कि पहले नहीं संकट झेले गए, आज ही ऐसा संकट है। सर्दी में कहता हूँ, हम तो मोटरसाइकिल पर भी जाते थे तब भी सर्दी थी, आज गाड़ी में जाते, हवाई जहाज में जाते तब भी कोहरे से नीचे नहीं उतरते। तो मैं कहता हूँ भाई ध्यान रखिए, 10 मिनट लेट हो रहा हूँ, लेकिन पंडित जी कह दूंगा, चूंकि थोड़ा सा तो व्यवधान है, लेकिन मैं तो 3 बजे पहुँच जाऊँगा। तो ये कहना कि मौसम खराब है तो हम तो 1 घंटे देर से आएंगे, हम क्या कर सकते हैं, मैं तो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। ये वही मीडिया की स्थिति है हर युग में, हर समय में। और दूसरा पहलू खरीदने का, चलिए वो भी बता देता हूँ। एक पहलू ये जुझारूपन का है, मैंने लालू के खिलाफ किया और वो मारने के लिए आए, कोई कांग्रेस का आदमी मारने के लिए आया। आपके दर्शकों को बताना जरूरी है, यदि वो हो तो अभी भी कोई हो सकता केस कर भी दे, अलग बात है, क्योंकि लालू जी पर उनके गड़बड़ी पर आज भी मैं छापता हूँ, लिखता हूँ। तो एक कांग्रेस के विधायक थे, उनने कहा एक संवाददाता है आरा में, उपाध्याय उनका सरनेम था, मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कहानी भी अच्छी लिखते थे, उसको हटा दीजिए। सो मैंने कहा वो तो नहीं हटेगा, कौन है भाई? अच्छा, मैं बिहार से, मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं आई एम नॉट बिहारी ऑल्सो। तो मैंने कहा कि भाई कैसे हटा देंगे, नहीं हटाया। तो उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी कि आरा बक्सर के पास एक गांव है, मेरा भाई रहता है, आलोक मेहता ने वहाँ डकैती कराई। और एक सज्जन जो वैसे ही जैसे कहते हैं ना, उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जाने लगे थे, वो थे, नाम लेना क्या है, वो जिंदा है कि नहीं पता नहीं, तो वो उनको निकाल दिया गया था मेरे जाने के बाद। तो उन्होंने एक अखबार निकाला था, उसमें 6 कॉलम में ये छापा था, अखबार में साप्ताहिक टाइप, ऐसे ही 4 पर्चा है कि आलोक मेहता पर डकैती का आरोप, FIR दर्ज हो गई। सो मैंने पुलिस के DG थे हमारे कुरैशी जी, पर मैंने कहा कि कोई FIR वगैरह हो गया है। मैं तो यही कहूँगा कि बंदूक आपसे, क्योंकि आप परिचित, एक बार मेरे घर आए थे, आपने सिखाया है। तो खतरे पे कहूँ कि हमने खतरा मोल लिया, भाई क्या होगा। एक तपेश्वर सिंह थे माफिया, मैंने ही अपने नाम से लालू पर ही मैंने लिखा था, तपेश्वर सिंह कांग्रेस के, जो मेरे लोग कहते कांग्रेस, मैंने कहना कि बंदूक लेकर उनका बेटा आ गया, रिवॉल्वर छोटा था, और रात को 9 बजे, तो मैं बात किया, गोली वोली तो नहीं मारा, लेकिन यदि आलोचना आप छाप सकते हैं तो खतरे तब भी थे। और खरीदी की स्थिति ये है कि, और इसलिए राहुल गांधी शायद कहते रहते बिका हुआ है, या अपने मीडिया में भी लोग समझते बिकता है। श्रीकांत वर्मा इंचार्ज थे मीडिया के शुरुआत में, पहले प्रवक्ता देखा जाए तो पार्टी के वही थे, और उनसे मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध थे, पत्रकार के रूप में भी। जब घर में आपका बहुत ऐसा हो जाता है, एक सम्मान भी था, और वो अच्छे लेखक कवि भी थे, और मध्य प्रदेश के थे तो ज़्यादा अपनापन था। उनको रघुवीर साहब बहुत तंग भी करते थे, ये लोग कहानी नहीं जानते हैं। आपने रघुवीर साहब जी का नाम लिया, लेकिन ये नहीं लिया कि उन्होंने कितना तंग किया। धर्मवीर भारती का रविंद्र कालिया तो पढ़ा होगा आपने, रविंद्र कालिया जी को, काला रजिस्टर। तो संपादक तंग भी कर सकता है ऐसे संपादक, जबकि उन सबका मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनसे भारती जी ने मुझे बहुत छापा एक समय, जब मैं हिंदुस्तान समाचार में था, कभी स्टोरी CBI पर छापी, इसलिए उनके प्रति मेरी अवमानना नहीं है। लेकिन हाँ, नंदन जी या रविंद्र कालिया से भी मेरे संबंध रहे, तो उनसे दुख सुख सुनने को मिलते थे। तो मैं इसलिए सब साफ बता रहा हूँ, इसलिए सुनाना जरूरी है। तो श्रीकांत वर्मा इंचार्ज थे, HN बहुगुणा जो चुनाव लड़ रहे थे, तो कुछ सो कॉल्ड जो आज प्रगतिशील भी हैं, वो लोग विज्ञप्ति लिखने के 150 रुपया लेते थे, और वो 50 रुपया 100 रुपया दे करके, और उस समय अखबार ही 2 थे, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स, दिल्ली में वीर अर्जुन भी था, लेकिन उस तरह नहीं था, एक्सप्रेस का कोई अखबार नहीं था। वहां भी लिफाफे के साथ खबरें जाके छपती थी। 77 के चुनाव में, नाम नहीं लूंगा फिर से, लेकिन मैंने कहीं जिक्र किया है अपने वीडियो में भी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ लिखने के लिए, और यहाँ सुविधा के नाम पर कि जाएंगे यहाँ से मीटिंग वगैरह करेंगे, तो बड़े ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय हिंदी दैनिक के गए, लिखा लहर है इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी हार गई। अच्छा, मैं हमेशा हार वालों के साथ जरूर रहता हूँ, चाहे अडवाणी जी जेल से आए तब भी, या बाहर रहे तब भी। तो इसी तरह से
मैंने कहा कि वो श्रीकांत जी तो व्यक्तिगत मित्र थे, तो वो नाथविधि रहते थे, तो मैं उनसे गया एक दिन, वो शाम को थोड़ी देर बाद बैठे हुए, तब तक मैं वाइन भी नहीं लेता था, लेकिन वो अपना पीते थे, लेकिन मैं चाय वाय पिया, रोने लगे। अरे देखो, उसको 20,000 तो उस समय दिलवाया था मैंने पार्टी से, कहता 8,000 और खर्चा हुआ था मेरा, जबकि उस संस्थान से भी उनको पैसा मिला होगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो विकास पत्रकार की छवि आज कह रहे हैं कि बढ़ता है, वो अंग बढ़ता जा गया। वो कह सकते हैं कि उसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने मुझे कहा, आपने बिहार में रह के क्या किया? मेरे दफ्तर में आके बोल रहे हैं, हाँ, कुछ नहीं किया ना आपने। बिल्कुल। मैंने कहा कुछ नहीं किया मतलब कि आप बेकार है, आप यहाँ बैठे हैं, तो आपको, मैं तब हिंदुस्तान अखबार में संपादक हो गया था। आपके बाद कुछ लोग वहाँ संपादक रहे, मेरे पास तो पूरी सूची है चारा कांड में। मैंने कहा हम दे दीजिए, मैं छापे 40 लाख रुपए उस जमाने का सोचिए आप, बिफोर 95 40 लाख कितना होता था। तो आज बिकने वाला, अच्छा हम सोचते हैं, केसरी जी कहते थे अरे वो मोटा लेके गया है, वो बिहार में लोगों को पहुंचाएगा कि नहीं। मैंने कहा आपने उनको दे दिया, मैं कैसे उसकी पूछताछ करूँगा? मैं इनकम छापे में मैं किसी पत्रकार का मैं थोड़ी जांच करूंगा, उसे पैसे दिए कि नहीं दिए दूसरों को बांटने के लिए। तो ये कहना कि आज बिकाऊ है, यदि आप बिकने को तैयार हैं तो बिक सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, जो पैसा देने आया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लिखा है मैंने, और इसलिए उनको बुरा भी लगा था, बड़ी शिकायत की हिंदुस्तान में। मैंने खाली कहा भाई ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बीजेपी में ले लिया गया जब एंट्री हुई, तो उनको शिकायत की। तो मैंने कहा देखिए, जो पैसा देने आया था मुझे उसने कहा कि यहाँ लालू के लोग गाली मार देंगे, और मेरी गाड़ी में बैठ के आप क्या आया था, मुझे लाना पड़ा था उस चलाते हुए। तो मैंने पैसे लेते हुए भी देखा है, देते हुए भी देखा है। ये ठीक है, मैं उस कक्ष में नहीं गया था, इसलिए उनको नहीं मालूम था कि मैं आया हूँ साथ, मैं तो गाड़ी ड्राइव करके गया था ना। तो जब तक ऐसे प्रामाणिक नहीं हो, लालू के दस्तखत नहीं होते नहीं छापता। अर्जुन सिंह राज्य मंत्री थे, जब मुख्यमंत्रियों के और नेताओं के पैर छूते थे तब से मैं जानता था। एक बार उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट नहीं, गवर्नर हूँ। फिर मैंने केरवा महल जब उनका बन रहा था, मैं चला, और लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ जाएंगे और तुम्हें गोली वोली मार देंगे, अब अंदर कैसे घूम के आएंगे, अभी तो बन रहा है। उसको बंदूक वाला साथ लेके, उससे दो एक साल पहले निर्माण के लिए मैं करने गया था, विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका भाई का रियल एस्टेट का धंधा था इंदौर में, बड़ा भारी कुछ गड़बड़ थी, और मकान का मुझे फोटो चाहिए था। मैं गया तो किसी ने मुझे कहा, तो मैं फिर वहाँ भी किसी एक जिसको कहते प्राइवेट किसी पर्सनल मित्र से कहा कि भाई साथ में चलो, कोई वो गोली चलाएगा तो बचाओगे। तो वो भी रिवाल्वर लेकर मेरे साथ गया। तो मैं रिवाल्वर बिहार में किसी मेले में जाके, हाजीपुर पास गांव में एक मेला लगता है, सोनपुर मेला पशुओं का, वहां से एक ऐसी गुप्ती टाइप की एक लेके आ गया था, गाड़ी में रखूं ताकि बच्चे ये नहीं कहें कि आपको खतरा है लालू जी से या किसी नेता से। तो आपको तैयार, जो उससे मैं कहाँ चला था, वो गुप्ती से कोई गोली मारता तो कुछ बचता था क्या? मेरा ये कहना है कि हर युग में खरीदने वाला बेचने वाला रहा है। बिरला और एक्सप्रेस गोयनका जी ने फिरोज गांधी को अपनी नौकरी में रखा था, खुश रखने के लिए, इंदिरा गांधी को, नेहरू परिवार को। फिरोज गांधी वॉज जनरल मैनेजर। नेशनल हेराल्ड निकला, मेरी किताब में है, मामन मैथ्यू जी ने मुझे कहा कि अरे ये तो हमें भी नहीं मालूम था। 2.5 लाख रुपया दिया था नेशनल हेराल्ड को लखनऊ में, चूंकि जो भी परिवार के कारण भी हो गए और भी कुछ कारण हो गए बाद में, कि ये प्रेस छोटा लगा लो, तुम चलाओ। तो मेरा कोई उनसे वो नहीं है। मेरा कहना है कि वहाँ भी उस समय गाजी तो बहुत बड़ी बस्ती थे, वो भी उस समय राजनीति में भी सक्रिय थे, उस पर भी सक्रिय थे। बिरला का अखबार था, टाटा का इन्वेस्टमेंट स्टेट्समैन में था, डालमियास का टाइम्स ग्रुप में था, जबकि उनका ज़्यादा बॉम्बे में ही टाइम्स में जा रहा था, या लाहौर टाइम्स था। तो आज यदि कोई कहे कि अंबानी, अडानी, फलाना, बिरला, तो भाई वो पहले थे, उसको भूल जाते हैं। हमने तो उनके सब क्या काम किया है। मैं आलोक जी ये जानना चाहता हूँ कि एक पत्रकार के लिए या पत्रकारिता के लिए सत्ता संसाधनों या सत्ता केंद्रों से के करीब होना कितना आवश्यक है? क्या पत्रकार को, क्योंकि आज के समय में ये चूंकि हम लोग बात जो कर रहे हैं, ये नई पीढ़ी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पत्रकारिता का आज का स्वरूप है या जो कहा जाता है, वह एक जान सकें कि पिछले 5 दशक या 6 दशक की जो यात्रा है, उसमें पत्रकारिता का चरित्र क्या था?
केवल माध्यम बदलने की बात नहीं है कि हम अखबार थे, साप्ताहिक थे, रेडियो थे, उससे टेलीविज़न पर आ गए और आज डिजिटल मीडिया पर आ गए। एक पत्रकार को सत्ता के कितना करीब होना चाहिए या एक संपादक को सत्ता के कितना करीब होना चाहिए या उसका विरोधी होना चाहिए, और जब वो करीब होता है तो किस तरह से वो अपने कर्तव्यों की रक्षा कर सकता है जनता के पक्ष में। पत्रकारिता दरअसल मूलतः किसके पक्ष में होनी चाहिए, सत्ता के पक्ष में, जनता के पक्ष में, या पत्रकारिता का अपना कोई पक्ष है? मैं ये जानना चाहूंगा। ये आपने ठीक कहा, और इसलिए संपादकों की दृष्टि से भी आप ले तो जैसे अगे जी ने उस समय दिनमान निकाला, एक अच्छी वैचारिक पत्रिका, और उस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई यहाँ टाइम मैगजीन भी नहीं थी, ना कोई डे टू डे था, ना आउटलुक था, ना कोई पत्रिका ही नहीं, 70s के पहले की बात है। तो वो, लेकिन वो साहित्यकार थे, लेकिन वो रेडियो में भी काम किए हुए थे, सुंदर सिरानी भी रहे थे, मनोज श्याम जोशी, रघुवीर साय, सब उनके साथ काम किए थे। जितने ऐसे जो साहित्यकार कम पत्रकार जी। एक, लेकिन उस समय भी उनका थोड़ा समाजवादी रुख भी था, वो वामपंथी को भी अपने साथ रखते थे, दक्षिणपंथी को भी रखते थे। इससे वैचारिक एक विविधता, जो आपने कहा ना कि आप कैसे पत्रकारिता हो, जिसको हम मानदंड मानते हैं, और मैं हाँ उस बात को भी मैं जो मैंने पहले कहा था उसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा। जैसा मैंने कहा, उनके प्रति मेरा बड़ा सम्मान है, जो उनसे मैंने बहुत उस समय फ्रीलांसिंग भी करता था मैं एजेंसी में रह करके, तो अक्षय कुमार जैन या रतनलाल जोशी, दो हिंदी के प्रमुख अखबार, तो पूरा लगता था कि इंदिरा जी की सलाह है, उन्हीं को सलाह देते हैं, और उन्हीं के हिसाब से कांग्रेस का ही पूरा ही पर्चा होता था ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें ठीक है, अब कीचड़ आ रहा है, पानी आ रहा है, हवा चल रही है, ये सब और थोड़ी समस्याओं में छपता, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि वो जो है तो भाई या हमें भी है तो भाई अच्छा, आप सेठी जी चीफ मिनिस्टर है, तो इसलिए पत्रकार की वो होती थी फ्रीलांसिंग से भी कि भाई ये इसका संपर्क कहीं है तो लिखेगा, या इसको ला करके हमें देगा, या लेख लिखेगा। तो कुछ तो आवश्यकता उनकी उस तरह की होती थी कि सत्ता में यदि कुछ है तो उससे संबंधित छपे। तो चूंकि बिरला जी का अखबार था और देवदास गांधी का अखबार, जिसको कुछ यहाँ परंपरा रही, तो ये सही है कि संपादक यदि उसी समय खुद ही पूरी तरह से कांग्रेस के हो, बल्कि स्नेहाल सिंह किसी ने लिखा, जब हम इंदिरा जी से मिलने गए तो उनको ये कहा कि भाई अरे गिरिराज जी, आपके पास गिरिलाल जैन आए थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वही कहते रहे, मैं तो कुछ कहने का मुझे मौका ही नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, ये उनकी ही आत्मकथा में जिक्र है निहाल सिंह की। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप खुद सलाहकार बन जाए सरकार के सत्ता के साथ, एक दूसरी तरफ ये भी है कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, तो कुलदीप नायर रहे भी, लेकिन पत्रकारिता में आए तो उनके विरोध में किया, जेल भी गए। तो ये आपके संपादकों की व्यक्तिगत उस समय जो उनके विचार भी बदले, इसलिए मैंने कहा ना कि मंत्री साहब हों, चाहे कुलदीप नायर हों, या दूसरे जो संपादक रहे, उनके विचार समय पर बदले भी, समय के साथ भी बदले, सत्ता के साथ संबंध भी। जैसे मैंने कहा, मनोज श्याम जोशी को अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, अच्छा मैं कुछ बात देख के मुझे बताई, वो ज्योतिष भी अच्छा जानते थे, जब वो विदेश मंत्री बने, या उनके चौपाल वो सब छापते थे, किताब वगैरह चौपाल वो लिखते थे उस तरह का ना, कवि शैली भी कुछ, तो वो बड़ा स्नेह भी करते थे सारे लोग, मतलब ऐसा कहना चाहिए। तो एक संबंध और लेखन दोनों में एक लक्ष्मण रेखा बनी रहती थी, और उस पर यह नहीं था कि अटल जी की सूरत कैसी है, वो ब्राह्मण है कि राजपूत है। प्रॉब्लम यह है कि जब आपका खुद का इंटरेस्ट हो, जो आप आज जो संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा दिखाई देता है, उसकी वजह क्या है कि यदि हम चिंता करें कि नहीं ये मेरी सुविधा मुझे छिन जाएगी, या मैं लिखूंगा तो कौन नाराज होगा। जैसा मैंने कहा कि मैंने लगभग देश के सब बड़े संस्थानों में काम किया, तो मुझे तो कभी ज़्यादा किसी ने कुछ कहा नहीं, इमरजेंसी पीरियड में भी रहा, और खाली ज़्यादा ये कहते थे, ये मुझे जरूर ब्रह्म वाक्य जो क्योंकि बिरला जी शुरुआत में भी कहा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी राजनीतिक संवाददाता साप्ताहिक में बनाने के लिए खुद उन्होंने इंटरव्यू किया था, और डिटेल नहीं बताऊंगा, एक आध ऐसी चीज़ पूछी थी जो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, जो 25 साल की उम्र में कोई पूछे, बल्कि कह ही देता हूँ। उन्होंने पूछा भाई तुम कौन जात, तब भी मेहता का कन्फ्यूज़न था उनको कुछ, चूँकि वो थोड़ा उस समय मारवाड़ी समाज का जैसे प्रभाव रहता ही है, तो उसमें था, और मुस्लिम तब उस ज़माने में किसी हिंदी अखबार में मुस्लिम नहीं होता था। तो मैं चूँकि एक युवा और ऐसे परिवार से आया था, शिक्षक परिवार से, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये पूछ क्या रहे हैं, वो वगैरह अभी तब उनका घर वर भी नहीं था, मतलब होटल में कलकत्ता से आया करते थे, ये 75 के इनकी बात है, नवंबर दिसंबर की। तो इसलिए मेरा कहना है कि क्या है, लेकिन उन्होंने एक मंत्र दिया था बाद में भी, चूँकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था, कि भाई देखो ताला नहीं लगना चाहिए, जो करो ध्यान रखकर। तो मैं अब साथियों से ये भी कहता हूँ, भाई आप कहोगे कि ये उनकी फैक्ट्री बंद हो जाए, बिरला मिल, वो ताला लगा दे। समीर जी ने मुझे कहा
कि वो तो चीनी बनाते हैं, क्यों जा रहे हैं वहाँ, जब मैं हिंदुस्तान जा रहा था। तो मैंने कहा इसलिए कि दूसरा अखबार अच्छा लगे, नवा टाइम्स में इससे ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये ठीक है कि लेकिन उसको ताला लगे, ये एक श्रमजीवी पत्रकार के नाते भी धर्म है और कंपनी को उतना नुकसान ना हो। और इसीलिए कई, चाहे वरुण जी हों, चाहे बिरला हों, चाहे जैन्स हों, उन्होंने कभी ऐसे संपादकों को, मेरे समय तक तो मैं कह रहा हूँ, मान रहे कि कभी, चूँकि उनको ये भी था और हमने, जैसे आपने कहा, चेंज भी हमने किया, दोस्त किए। विनोद मेहता ने कितने, उनको एक सुभाष चंद्र राय जो आरएसएस बीजेपी के माने जाते थे, एक कमरे में सीबीआई उनसे पूछताछ, सीबीआई या जो एनफोर्समेंट के थे, जो केस हुआ था आउटलुक वाला, और एक कक्ष में विनोद मेहता से पूछताछ होती थी। विनोद मेहता बिल्कुल एंटी, मैंने बीजेपी थे उस समय, लेकिन वो बहुत प्रो बीजेपी थे, कोई सुभाष चंद्र उसको मना नहीं कर सकते, केस जो भी तहलका पे जो छापा था। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं सत्ता बदल दूंगा, मैं तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना के रहूंगा, तो फिर आप बने रहिए, फिर बने पार्टी का निकालिए, उसको आपकी पहचान भी वैसी होगी। यदि मैं कहूँ नहीं मोदी जी को ही होगा, दूसरा आदमी नहीं बनना चाहिए, मैं आलोचना करूंगा, लेकिन मैं सोचूंगा भाई ठीक है, मुझे लगता है ये पॉइंट अच्छे हैं, नहीं ले। तो प्रॉब्लम ये है कि उससे लेकिन क्रेडिबिलिटी हमारी सबकी गिरती भी है। यदि हम एक तरफा होंगे तो लोग कहेंगे कौन इसको पढ़ रहा है। जैसे हमने कहा ना कि हिंदुस्तान एक समय में ऐसा अखबार था, उसको कोई बुरा नहीं माने, कोई फाइलों में देखेगा तो उसको पुष्टि होगी कि भाई लॉटरी पेपर है, ये है। तो मैंने जाकर के उसको जब चेंज किया, आज हिंदुस्तान बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा टाइम भी चल रहा है अपने ढंग से। तो यदि आपने प्राथमिकता मार्केटिंग बना ली, आपने बना लिया कि हमें ये बिकता है, और संपादक भी उसी धारा का, जब मैंने खुद, जैसे मुझे ऑफर किया गया था डिप्टी जनरल मैनेजर हो जाइए एडिटर के साथ साथ, तो मैंने कहा मैं तो हिसाब किताब अपना ही नहीं जानता हूँ, मैं मैनेजर का काम जो कुछ, और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया के लोगों ने हो गए थे ना। और एसपी सिंह का आपने जिक्र किया, तो वो एक समय में वो खुद भी संपादक बनना चाहते थे, तो चूंकि उन्होंने समीर जैन को समझाया था कि भाई फायदा दिया जा सकता है, तो उन्होंने कहा मैं तुमको डायरेक्टर बनाता हूँ। लेकिन प्रधान संपादक राजेंद्र माथुर इंटरव्यू से थे ना, तो फिर कोई संपादक बना नहीं। तो मेरा ये कहना है कि यदि मैं कहूँ कि भाई मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, कहानी पे बात कर सकता हूँ, आप कहेंगे नहीं आप जो है मैं खेल पर कर सकता हूँ, तो फिर वो कहेंगे मैं खेल पर ही करिए आप, मैं खेल के बारे में कुछ जानता नहीं तो मैं क्या करूँगा। तो हुआ ये है कि संपादक खुद चूज़ करता है, जैसे पाठक चूज़ करता है, वो पहचानने लगा है कि आप क्या है। पहले भी पहचानता था कि ठीक है, मेरे विचार का अखबार मैं पढ़ता हूँ, स्वदेश भी चलता था, नई दुनिया भी चलता था, पांचजन्य कम चलता है, ज़्यादा चलता है, उनके मदरलैंड निकला था एक समय इमरजेंसी से पहले। तो या एक्सप्रेस की अपनी विचार है, दूसरे एक्सप्रेस की आज भी एक अपनी क्रेडिबिलिटी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, कितने संपादक आए, अरुण शौरी तारीफ में लिखते थे एक समय में। मैंने दिनमान में 82-83 में अरुण शौरी जी पर 4 पेज की कवर स्टोरी आलोचनात्मक लिखी थी, पीक में जब वो रहे होंगे, उनकी गड़बड़ियों को लेकर प्रेस काउंसिल में केस था, रजत शर्मा के खिलाफ था। बल्कि मजेदार बात यह है, वो कोई फाइल में मेरे पास भी रखा है वो अभी भी सामग्री, कि क्या क्या मैंने छापा था। उस पर कोई आपत्ति नहीं आई, क्योंकि उसमें मैंने सबके पक्ष रखे थे कि कैसे ऐसा हुआ, क्या हुआ, गलत हुआ तो उन्होंने छाप दिया था। बल्कि शायद इसी ग्रुप के पत्रिका में कुछ छापा था, तो शायद अरुण यहीं पर थे, तो केस वेस भी हुआ, लेकिन बाद में फिर खत्म हुआ। लेकिन उससे मेरा ये कहना है कि यदि, और उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बने, सिक्योरिटी उनको होती थी, एक बम का हमें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें मार दे, जो उनके अच्छे संबंध सत्ता से भी थे। तो कभी वो आलोचना भी उन्होंने की, कभी अंबेडकर के खिलाफ अपने जो उस बारे में आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, फिर वो बीजेपी में एमपी भी बन गए। तो विचार उनके बदल सकते हैं, उनकी अपनी जो साख है या अपना जो प्राथमिकता है। तो आप जो कह रहे हैं कि अंतर इसीलिए है, अगेय जी को भी 77 में लाया गया जब जनता पार्टी आई, जो उसके पहले कांग्रेस का अपने बोर्ड बना दिए थे ना, टाइम्स ने टेक ओवर कर लिया था, और अगेय जी ने सिद्धेश्वर प्रसाद जी को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया, और 2-3 अपॉइंटमेंट के, शानी जी को पहला मुस्लिम अपॉइंटमेंट हुए थे हानिकाज बीजेपी। अगेय जी चाहते थे कि 2 और संवाददाता भी अच्छे ले आए जाए, तो कुछ मेरा भी परिचय बीच में हुआ था। तो मैं साप्ताहिक में काम करता था, फिर भी जोशी जी ने कहा कि यदि उनको ज़रूरत है तो तुम चले जाना। मेरा और रामशरण जोशी दोनों की संस्तुति, और एक और बात जोड़ेंगे, तो मुझे वहाँ नौकरी तो ढूंढना नहीं था, वो तो मुझे खुद ही उन्होंने कहा कि आ जाए, तो औपचारिक इंटरव्यू हुआ, और अगेय जी की इस संस्तुति को स्वीकार मैनेजमेंट ने अल्टीमेटली नहीं किया। मैं जहाँ था वहीं रहा, रामचंद्र जोशी बाद में फिर इंडिया वगैरह के संवाददाता हो गए। तो ये भी कहना कि संपादक की आज नहीं चलती, अगेय जैसे संपादक की भी नहीं चली थी। वो टाइम्स के कोई पुराना रिकॉर्ड देखे, अगेय जी तो रहे नहीं, रामचंद्र जोशी जरूर है जो हो सकते, लेकिन मेरा तो चूंकि, और दूसरा पराकाष्ठा एक और थी,
मेरे संबंधों को आज भी जब से पार्टी का कहते हैं, आज वैसा संभव नहीं है। कोई सोच ही नहीं सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है। थोड़े संबंध तो मालिकों के सब आपस में रहते हैं, लेकिन पत्रकार भी जाएगा तो सोचेगा पता नहीं भाई यहाँ पे बैठा है दूसरे के क्या कर रहा है। मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में काम करता था। मेरी शादी का रिसेप्शन टाइम्स ऑफ इंडिया के जहाँ रमेश चंद्र जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते थे और गेस्ट हाउस था 4 तिलक मार्ग, वहीं पर हुआ। दोनों संस्थानों के संपादक, और जबकि मैं संवाददाता था, मेरी उम्र 26 साल थी। ये नहीं था कि मैं बड़े भारी संपादक हूँ। और बॉम्बे से भी जनरल मैनेजर डॉक्टर तन्नेजा उड़ के आए थे मेरे रिसेप्शन के लिए। खर्चा भी मेरा नहीं था, जो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो 2 संस्थानों में संबंध रख कर के भी आप जी सकते हैं। संपादक एक दूसरे से मिल सकते हैं, नेता से भी मिल सकते हैं। लेकिन ये कहना कि या तो आप मेरे दुश्मन या दोस्त हैं, ये जो आपने कही ना, ये कारण हम खुद पैदा करते हैं। अब उससे अच्छा, जिसको बुरा लगता है, ये किताब जिसका जिक्र आपने किया ना, जी जी। अब ये इसकी भूमिका बड़े फॉरवर्ड जो भी है, मोदी जी को नर्मदा उनका विषय था और इसमें कोई राजनीति नहीं है। नर्मदा मैंने जब किया था यार 2017 की बात होगी। अब ये बिके न बिके ये मेरा भी नहीं है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा उसमें 1-2 जो संघ के पत्र के लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई आलोक मेहता तो हमारे आदमी नहीं है। मोदी जी ने लिख दी होगी इसकी समीक्षा या फॉरवर्ड। अब कि मोदी जी ने पूरा पढ़ा, बल्कि संस्कृत में इसमें था तो दोबारा मंगवाया था। तो इसका कैसे इसका रिव्यू छाप देंगे हम? तो आप जबकि 5 जनवरी में जब देवेंद्र स्वरूप थे और कौन संपादक थे कहिए, मतलब तो जैसे मैंने कहा ना, मैंने अंबिका सोनी द्वारा निकाले जाने वाले यूथ कांग्रेस की मैगजीन के लिए भी लिखा और 5 जनवरी को लिखा। क्योंकि मुझे तो, मैं पत्रकार हूँ, मुझे जो लगता है लिखूँ, जिसको जो छापेगा वो छापेगा। समय नहीं, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलोक मेहता जी का जो अलाइनमेंट है वो जो है मोदी जी के साथ ज़्यादा हो गया है या भाजपा सरकार से ज़्यादा हो गया है, या वो कुछ पाना चाहते हैं। आप वाकई क्या पाना चाहते हैं? यही देखिए 10 साल हो गए, बल्कि दूरदर्शन को रिकॉर्ड निकालेगा तो मैंने कितना पैसा, मैंने काफ़ी अर्जित किया दूरदर्शन में। जबकि जैसे कहते जब पार्लियामेंट स्ट्रीट ऑफिस होता था 70 से, बल्कि सैटेलाइट से मंडी हाउस में होता था तब से, और 10 साल में दूरदर्शन या संसद टीवी में 5,000 रुपये 2,000 रुपये भी नहीं मिला मुझे। मिलना क्या मिलना, ये ठीक है कि मैंने इसीलिए कहा कि उस समय देखिए, मैंने कहा ना कि राजीव गांधी के साथ भी मैं यात्रा किया, दूसरे नरसिंह राव के साथ मैंने किताब लिख दी, राव के बाद कौन, तब भी वो मुझे मिलते थे। तो यहाँ नहीं मिलने के लिए यही गलतफहमी लोगों को होती है कि मिला। इसी लोग कहते ही ना, मनमोहन सिंह जी के रजम पद्मश्री भी मिला और तब भी 2G में छाप रहा था, या और गड़बड़ियाँ कांग्रेस की भी छापता था, बीजेपी की भी। आज भी ये ठीक है आपने जो कहा, मोदी जी की जो भी, मैं पहले भी आउटलुक भी निकाला, ये क्या आप यदि लिखते हैं कि ये चीज़ें इसमें स्वास्थ्य की योजनाओं में ठीक से काम नहीं हो रहा है, आयुष्मान भारत लागू नहीं हो, मैं ट्विटर पे बोलता हूँ, कल परसों बोला कि भाई कई चीज़ें आपके वर्कर काम नहीं करता है, मैं उनके सामने भी कह सकता हूँ, पीछे भी बोलता हूँ। लेकिन ये कि ये बैकवर्ड है, कि ब्राह्मण है, कि ये इसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसको रोक रहे हैं, ये ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले के मुकाबले में ये सही है कि एक स्टाइल उनका भी बदला है, पत्रकारिता बदली है, उनके साथ जो पुराने अनुभव रहे लोगों के, उसके कारण वो उनसे दूरी बना के रखी। उन्होंने एक दूसरा मीडिया अपनाया कि मैं मन की, अच्छा देखिए, मैं एक जरूर कहूँगा, सारे प्रधानमंत्रियों से मैं मिलता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखिए। हाँ, बल्कि इस पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि अब वो रिकॉर्ड रेडियो में हो या कहाँ हो, कोई आप रिसर्च वाला हो, आपका कोई श्रोता या कोई स्कॉलर, तो वो देखे, तो इंदिरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें मैं सरनेम मुझे याद है, प्यार नाम तो नहीं मालूम है, भटनागर जी और शारदा प्रसाद बैठते थे यहाँ विज्ञान भवन, ऐसे छोटे किसी भी जगह पर, जब वो उनके सलाहकार थे। और तो पहला सवाल भटनागर, और वो खड़े होते, हाँ बल्कि खुद ही हाथ खड़ा करते थे, भटनागर मुस्लिम। अच्छा, हम तो चूंकि यंग संवाददाता भी थे, तो जो पुराने ऐसे लोग थे, तो एक तो नाम सभी लोग भी 10, 20, 85 पत्रकार ऐसे होते थे, ज़्यादा होते नहीं थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर होते थे। इंदिरा जी भी झूठ प्रेस को लेकर सबसे ज़्यादा आलोचना करती थी मीडिया की हिसाब से, और आलोचना भी श्रीकांत वर्मा पार्टी में रह करके, या मतलब उस समय संवाददाता जब दिनमान में थे, तब तो MP नहीं बने, तब तक आलोचना भी लिखते थे, बाद में वो लोग। तो ये है कि उस समय कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो उसको झेल लिया, या उन्होंने हिम्मत करके अपना ये भी करते थे, जो हुआ पार्टी में देखा जाएगा। बाद में श्रीकांत वर्मा के दिया, आप वो पढ़ेंगे तो अरुण नेहरू ने कितना उनको तंग किया या उनको निकाला गया।
तो ये सही आपने जो मुझे सवाल किया कि सवाल यदि नहीं किया, लेकिन वही बातें बोलते थे। मनमोहन सिंह जी के समय में 5 संपादक बुलाए गए थे, तब भी मैं बाहर निकल के मैंने लोगों से कहा, तो लोग कहते हैं मनमोहन सिंह जी बड़े क्लोज हैं। ये नहीं, बाहर निकल के जो बात कही गई, आज यदि वो मिलते हैं, अभी भी उन्होंने 80 इंटरव्यू दिए चुनाव के पहले, मोदी जी ने, तो हमें तो नहीं दिया या हमें फ़ायदा नहीं। मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप फ़ायदे की अपेक्षा करें, जो मिला मतलब वो अपने आप। मैंने इसीलिए कहा कि भाई मैंने तो आजकल तो अप्लाई हो गया पद्मश्री, मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, या मोदी जी ने समीक्षा में तो खाली मेल भेजा, वो कहा कि पुस्तक नर्मदा आपका भी प्रिय विषय हो सकता है, मैंने ऐसा लिखा है। और पब्लिशर चूंकि चाहता था, गंगा पर बहुत पुस्तकें थी, नर्मदा के वैदिक जो उसका महत्व है पुराना, कि नर्मदा गंगा से भी पुरानी, और उसका वेदों में ये है कि वो उससे भी ज़्यादा पवित्र या महत्व है उसका। तो उनका अपना उन्होंने जो अपना विचार उसको पढ़ करके कमेंट भेज दिया। या एक सोशल रिफॉर्म चुनाव से पहले 2019 से पहले पब्लिशर को लगा कि नहीं ये बड़ा है, तो एक जो सोशल रिफॉर्म मोदी जी ने किए हैं और उससे लेके पुराना ऐतिहासिक, तो वो एक तो रेफरेंस बुक जैसी है, मोटी है, इसी तरह की 300 पेज की, वो बड़ी है। ये तो कॉफ़ी टेबल बुक थी। तो उसका भी जब उनको भेजा गया कि आपके समय का और राजा राम मोहन राय या गांधी और जिन लोगों ने समाज सुधार किए उस सब का लेकर के एक पुस्तक है, तो उन्होंने उस पर भी जो अपनी टिप्पणियाँ थी किताब मंगाई और जो उसकी पांडुलिपि। तो उससे लोगों क्या लगता है कि भाई इस पे वो क्यों लिख रहे हैं, किसी और पर तो नहीं करते हैं, या तारी अच्छा मुझे लगता है कि मैं ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, क्यों मैं पक्ष में मोदी जी के या कुछ चीज़ों को सरकार को ले आऊँ। मैं जिस गाँव, मेरे पिता शिक्षक थे, जिस गाँव में मैं पढ़ा, गाँव पढ़ा क्या मतलब छोटा बचपन में, वहाँ पर उसी एक बड़ा हॉल था, हॉल भी नहीं कहे, छोट आपकी सिर्फ दिखना समझिए आप, जैसे आपने जी। देखा है जिसमें क्लास लगती है, वही पूरा कहने का स्कूल था, चौथी तक, 4th क्लास तक। पिता माता और मैं उसी में रात को सोते थे। सुबह दिन में क्लास लगती थी, एक छोटा किचन जरूर था, तो माँ उज्जैन के पास एक चिंतावन गणपति है, उसके पास जवासिया गांव है, तो चौथी तक भी वहाँ पढ़ा। तो वहाँ पानी नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कुएं से पानी होता था, शौचालय नहीं था, बाहर जाते थे। इसलिए शौचालय का दर्द मैं समझता हूँ। चौथी क्लास के बाद मुझे तब कुछ पिताजी ने कविता बोलना सिखा दिया था, और कुछ बोलना जैसे होता है, तो मैं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम 26 जनवरी पर जो होता है, तो उस समय सेठ गोविंदास का नाम आप परिचित हैं, जो बड़े साहित्यकार एमपी भी थे। उनके बेटे जगमोहन दास मंत्री थे, वो आए हुए थे, और 3-4 स्कूलों का एक साथ किसी और पास के किसी गांव में, उस गांव का नाम मुझे नहीं मालूम कहाँ था, अब चूंकि मैं बहुत छोटा था, तीसरी चौथी में पढ़ता था। तो उन्होंने पूछा, अरे तुमने बड़ा अच्छा सुनाया। उस तरह के गाँव में उस ज़माने में 56, 57, 8 में, तो क्या करना चाहते हो? हर आदमी यही पूछता है ना बच्चे से कि क्या करना है? मैंने कहा क्या करेंगे, यहाँ तो चौथी के बाद आगे स्कूल ही नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूँगा। एक सहज जो जवाब होता है। तो फिर उन्होंने बुलाया, किसी को पूछा कि क्या करते हैं तुम्हारे पिता, में शिक्षक हैं। तो उन्होंने बुलाया, कहा भाई इनका ऐसी जगह तबादला कर दो जहाँ पर इससे बड़ा स्कूल हो, 11वीं तक तो हो, कम से कम बच्चा पढ़ेगा। तो जो मोदी की स्कीम है शौचालय की, तो मुझे लगा कि अरे हमें शौचालय की तकलीफ होती थी, यदि पानी की तकलीफ होती थी, माता जी जो कोयले पर या उस पर लकड़ी की उससे बनाती थी। दूसरे जब बड़े गांव में हुआ, वहाँ जहाँ किचन था, जैसे ऊपर पहली मंजिल घर था, तो जहाँ चूल्हा था रोटी बनाने का, एक बार बरसात में वो दीवार गिर गई, तो दूसरी तरफ दीवार नहीं है, चूल्हा वहाँ पर है। वो दर्द मैंने देखा है। जबकि हमारे दादाजी 52 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, बहुत अच्छी जमीन थी, लेकिन पिता शिक्षक हो गए थे, वो अपनी नौकरी करने आ गए थे। मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे दादाजी चुनाव लड़े। 80 में मेरे सगे काका, पिता के छोटे भाई, तब तो मैं देश में नहीं था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन पिता बहुत खिलाफ थे राजनीति में जाने के उनके भी। लेकिन वो चंद्रशेखर के संपर्क में आए थे, तो चंद्रशेखर और जनता पार्टी उस समय जीत के आ रही थी, वो पदयात्रा में वो साथी थे, तो उनको छुड़ा खड़ जाए। ओम प्रकाश आर्य उनका नाम है, वो अभी भी है 90 साल के, किसी अपने गाँव में अभी भी रहते हैं। तो वो चुनाव में खड़े हुए, लेकिन अचानक वो अर्जुन सिंह के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया, तो हार गए थे वो। तो शाहजहाँपुर जगह है चुनाव के, और दादाजी जब चुनाव थे जीते नहीं, लेकिन फिर भी उस समय उनको अच्छा 35-40 हज़ार वोट काफ़ी मिला था, जो उस समय बहुत आबादी के हिसाब से ठीक ठाक था। तो मेरा ये कहना है कि ये हमने वो दर्द देखा। असली कारण इससे नहीं कि उनकी जो कमियां हो, स्वास्थ्य में अच्छी नहीं चल रही हो, लोगों को अभी भी डिजिटल के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, या उनका वर्कर, या आरएसएस, मैंने राजू भैया का भी इंटरव्यू किया, राजन सिंह जी का भी, और सुदर्शन जी के भी किए,
ठाकरे जी का बड़ा मुझे वो था, तो आलोचना ठाकरे जी से इंटरव्यू में अटल जी की आलोचना मैंने कर बुलवा लिया था, जो बोला और टीवी पर चला गया था। तो मेरा ये कहना है कि संबंध ये इसलिए है कि उनको लगता है कि इनको जो ठीक लगेगा करेंगे, जो बोलना है बोलेंगे, लिखना है लिखेंगे, जो हमें अनुकूल लग रहा है तो उनको शायद सूट कर रहा हो, या दूसरे को लगता है कि इसके कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जो ऐसी योजनाएं हैं शिक्षा पर, अभी मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, शिक्षा पर भी एक पुस्तक है, शायद बल्कि वो लाना मैं भूल गया, छोटा उसमें शिक्षा पर जब शिक्षा नीति आई, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे जो जोर है, जो जर्मनी में मैंने देखा था, जिसको फोक से शूले कहते हैं, वहाँ मैंने जर्मन सीखी थी। इसलिए मुझे मालूम है कि लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से, या कुछ समय पहले 2-4 साल पहले मैं जब दंतेवाड़ा गया, और इस तरह के जो स्कूल जो नक्सल से प्रभावित बच्चे हैं, उनको पूरा, जो दिल्ली के डीपीएस, आप भी कभी हो तो जाएँ, या जो सुन रहा हो उसको जाए, देखें कि वो डीपीएस या बॉर्डर स्कूल से अच्छे बच्चे वो काम कर रहे हैं, और जो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसके 100% लोगों को जॉब मिल रहा है। तो इन चीज़ों को यदि पॉजिटिव पक्ष लिखे, समाज में ये क्यों दिखाया जाए कि सब कुछ डूब रहा है, ना मीडिया डूब रहा है, जैसे मैं कहता हूँ भाई अभी भी इंडिया टुडे ग्रुप यदि अच्छा काम कर रहा है, मलयालम में अच्छा काम कर रहा है, कोई तेलुगु में अच्छा कर रहा है, आशुतोष चतुर्वेदी प्रभात खबर में अच्छा कर रहे हैं, या लोकमत में कोई अच्छा कर रहा है, प्रदेशों में मराठी में कर रहे हैं, गुजराती में कर रहे हैं। एक और बात, लोग कहते हैं आलोक मेहता पक्ष पे विरोध में है, या विरोधी ये उनके खिलाफ है, राजनीतिक खिलाफ, लेकिन संदेश और गुजरात समाचार, कोई पुरानी फाइल उठा के देखे, जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी लगातार उनके खिलाफ इतना छपा। यहाँ शायद उस मुझे बीच में बताया गया कुछ कम हो गया, वरना बीच में जब वो आए थे तब तो यहाँ भी उनके खिलाफ संदेश में लगातार छपता था। मैंने किसी से पूछा कि तो उसने कहा वो मोदी जी उसकी परवाह नहीं करते। तो यदि ये कहना कि यदि इतना दबाव है, तो संदेश, गुजरात समाचार, जहाँ आदमी 12 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको कुचल के बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, या संपादक को हटाया? टेलीग्राफ आज भी जो हेडलाइन छापता है, टेलीग्राफ का क्या बाल बाका नहीं कर सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर? यदि मैंने कहा ना, क्या ये कौन छापा मारेगा, लालू यादव चाहे गोली मारने में आएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे यदि कहा जाए तो यदि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने चेक से पैसा लिया, मैंने कोई जमीन जायदाद नहीं मांगी, तो मुझे क्यों कोई तंग करेगा? हर एक को तो तंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप यदि ऐसा करेंगे, या नेता ही सोचेगा भाई मुझे करना है, मैं नहीं कर, कोई अपने आप सोचेगा कि भाई मुझे इतना मैंने कर दिया, उसके बाद भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं भी ज़्यादा लिख के कितनी बार लड़ाई लड़ूंगा, मैं क्यों लड़ता रहूँ, मैं अकेले क्यों लड़ूँ? जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं कांग्रेस से लड़ाई क्यों लड़ूँ, कांग्रेस से आज राहुल गांधी गलती कर रहा है तो मैं क्यों उसका पक्ष लूँ? राहुल जी गांधी जो सही कर रहे थे यदि जाति के खिलाफ, ये जाति के पक्ष में है, तो मैं कैसे राहुल गांधी का साथ दूंगा? ये जो सांप्रदायिकता का विषय जो जिसको लेके राजीव गांधी, चूंकि राहुल गांधी की बार बार बात आ रही है, तो दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको राहुल गांधी या उनके पक्ष के लोग या कांग्रेस उठाती है, कि जो भारत की सांप्रदायिक फैब्रिक है, जो अनेकता में एकता का जो विचार है, उसको नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। और दूसरा ये है कि जातिगत जो जनगणना है उसका जो तात्कालिक विरोध हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि मीडिया को ऐसे मसलों को किस रूप में देखना चाहिए? मुझे इसलिए बहुत दुख होता है, कई बार बहुत निराशा होती है, जिसको मैंने कहा ना कि मैं भारत इसीलिए आया था कि भारत में बहुत काम करना है जीवन में, कि ऐसे हमने जैसे आपको उदाहरण भी बताया, परिवार कांग्रेस पक्ष में भी रहा, विरोध में भी रहा, सांप्रदायिकता के खिलाफ रहा, ये सही है। चाहे हमारे दादाजी चुनाव लड़े, लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ थे उस जमाने में भी, आज़ादी के बाद भी, और वो संस्कार मिले पिता से भी, या हमारी बच्चे भी, हमने कई बार, आप ये कह रहे, हमारी बेटी कहती है, आस्था उसका नाम है, वो लंदन में भी रहती है, वो भी कहते हैं अरे आपको ये इनके पक्ष में क्यों बोलते हैं? तो माहौल ऐसा बना कि बड़ा कम्युनल माहौल हो गया। लेकिन हमने कम्युनल माहौल, पहले मीडिया उतना आगे नहीं था तो उसकी ज़्यादा पता नहीं चलता था। राजेंद्र माथुर जी के समय में भी, या और जैसे जब भी दिनमान के समय में आप यदि कहें, रघुवीर साहब जो आलोचना लिखते थे विचारों के, तब जिस तरह का पक्ष था, तो उनके खिलाफ 200 हो सकता है उन्हें, वो उस पर बीजेपी के लोग, या वो सब बीजेपी भी नहीं थी, जो पार्टियां रही, या विश्व हिंदू परिषद हो, या उस संस्था के लोग हो, या उसके समर्थक हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लोग करते थे, संबंध सबसे रहते थे। वो तब 204 पोस्ट कार्ड एक ही आदमी लिख के भेजता था, आतंकवादी खालिस्तान को खिलाफ लिखते थे तो उस पर आता था। अब मीडिया आगे बढ़ने से ये जरूर है कि एक थोड़ा सा ज़्यादा वातावरण और तनावपूर्ण हुआ है। नेता भी कुछ ऐसे हुए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पहले नहीं थे, इसमें इस किताब में भी जिक्र है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ छाप दिया था कि भाई ये बीजेपी के हिसाब में कुछ गड़बड़ हुआ, तो मुझे
जो उसके एक पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि इसको बुलडोजर से कुछ कचरवा दिया जाएगा। कुछ उग्र नेता होते हैं। एक बार ये तोगड़िया जी ने किसी ऐसे टीवी प्रोग्राम में कहा था कि आलोक मेहता तो अनपढ़ है, कुछ भी मतलब उस तरह की बातें। तो ये सही कुछ ऐसे उग्र जो नेता पहले भी रहे और उसकी पृष्ठभूमि से कुछ हद तक ये सही है कि तनाव सांप्रदायिक एक भावना, चूंकि हम सब उसमें जिम्मेदार हैं, नेता भी बहुत गैर जिम्मेदार हैं जो बहुत ऐसे भड़काते हैं, किसी भी पार्टी के, भाजपा के भी हैं जो इससे जुड़े रहे हैं। भाई लोग यही तो कहते हैं भाई गोड से पहले कभी रहा होगा, बाद में कुछ हो गया, कांग्रेस में धर्म दल किसने जाके बना, कांग्रेस ने वालों सबका कंट्रीब्यूशन था, उसमें गर्म हो गया। तो मैं ये तो मानता हूँ कि हाँ पहले से वातावरण कई बार ऐसा टकराव का बना, जो अनुभव रहे उससे एक समुदाय के बीच में एक लोगों को लगता है कि भाई असुरक्षित है, उनको उतना स्थान नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पार्टियों ने अपना जो प्राथमिकता तय की, हिंदू महासभा तो सफल नहीं हुई थी। हिंदू महासभा है वो हत्या के समय में जहाँ गोलियां चली थी तब भी साधु आए थे। तो ये तो नहीं है कि खाली कम्युनल आधार पर ही आप जीत सकते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ समाज में आज भी वैसा नहीं, और ये बात शायद अटल बिहारी वाजपेयी तो समझते ही थे, नरेंद्र मोदी जी भी अच्छी तरह समझते हैं। मैं देखिए अभी ये प्रधानमंत्री बने हैं, आप यदि मेरे पास है आज भी उसकी कथन, जब ये नहीं थे और 2012 के आसपास जब कब मैं वहाँ गया था तो मैं कई मुस्लिम इलाकों में उसी तरह जैसा आउटलुक जैसे मैगजीन में तो न चलिए अब उस तरह का पत्रकार, तो मुझे लगा कि इसके बाद भी लगातार ये कैसे जीत रहे हैं। मैं उस इलाकों में घुमा, किसी से पूछा, दुकानदारों से कुछ बात की, तो उसका जिक्र भी उस पर किया था। मैंने उससे कहा कि देखिए मेरा बेटा जेल चला गया था, वो मैंने पोस्ट कार्ड भेजा मुख्यमंत्री के यहाँ कि देखिए पता लगाइए इसका दोष नहीं है, तो उसको छोड़ दिया गया। मैं नहीं कह रहा मुझसे सारे मुस्लिम वोट उनको मिले होंगे, लेकिन यदि आपके मन में यदि ऐसा है तो शीर्ष के स्तर पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वैसा नहीं करते। नीचे के लेवल पर जैसे मैंने कहा कि रिपोर्टर का बायस हो सकता है, संपादक का बायस हो सकता है, मालिक का बायस हो सकता है कि हमें इस सरकार से सुविधा है। जैसा मैं साफ ही कह रहा हूँ कि भाई बड़ा डाटा को लगता था कि ये सुविधा है इसलिए है। तो कम्युनल वातावरण और ये पूरी दुनिया में है। देखिए मैं ही कह रहा हूँ, आप देखिए ना, मैं जर्मनी में रहा ना, फिर से वहाँ इस तरह का विदेशी को बाहर निकालिए टाइप आज भी ट्रम्प के उसमें आ रहा है, लेकिन वो विदेशी वैसे नहीं, अवैध वालों का है, जिसके लिए मैं अवैध के तो मैं खिलाफ हूँ, मैं वीसा लेके ही जाऊँगा ना। लंदन जब पहली बार हम गए थे तब वीसा नहीं था एक समय में, आप आश्चर्य हो गए, वहीं पे मिलता था। 77 में जब मैं गया पहली बार तो उसने पूछा कितने दिन रहेंगे, उसको रेसिज्म थोड़ा दिमाग में था जो वहाँ पर था, तब हिंदू इंसानी बहुत कम थे। तो मुझे और गुस्सा आया, वही 25 साल की और मुझे आता है, मेरे का भाई ये क्या है, मैं जब अगली फ्लाइट होगी चला जाऊँगा एयर इंडिया, तो मैं एयर इंडिया से आया हूँ, उसी का मेरा टिकट है। वो तो वहीं पर लेता था, अराइवल पर वीसा मिलता था उस जमाने में 77 के आसपास। तो मैंने कहा कि नहीं, बल्कि 82 तक मिलता था पहले साथ जब मैं गया। तो वहाँ तो ये है कि दुनिया में और उसका भारत में भी असर है। ये है कि भारत में जितनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम वाला हुआ है, इससे तनाव और सोशल मीडिया ने उनको अतिरंजित करके कि हमारा नंबर बढ़े, मुनाफा बढ़े। जैसे टेबलाइड अखबार, जैसा मैं इसलिए फिर से जोड़ूंगा, ये आपने जो बहुत सही सवाल उठाया है कि टेबलाइडकरण शुरू हुआ जब मैं सभी टाइम्स ग्रुप में काम करता था, तो मुझे कहा जाता था, उस समय पंजाब केसरी में पहले पेज पर तस्वीरें और कहानियां होती थी, तब खबरें उसमें नहीं होती, खबरें अगले पेज पर होती थी। तो मुझे कहा था कि आप, उस समय पंजाब केसरी का सर्कुलेशन इससे भी ज़्यादा था, नोवा टाइम। तो मुझे कहा था भाई पंजाब केसरी बन सकता है जो जनरल मैनेजर वगैरह हो या डायरेक्टर्स। तो मैं कहता था भाई मैं तो नहीं बन सकता, अशोक जैन है जब तक, तो वो उसके लिए टेबलाइड अखबार निकाल दीजिए। तो मैं इसलिए पंजाब केसरी अपने ढंग से, उसकी प्राथमिकता थी, पंजाब का एक लीडरशिप थी, दिल्ली में तो उतना नहीं था। लेकिन मेरा ये कहना है, ऐसे आप ब्लिट्स का करंजिया जी का अखबार था टेबलाइड, या मॉर्निंग को जिसमें मैंने किया, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि आज भी मुझे टेबलाइड अखबार में अच्छे से अच्छा निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह की रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या करके कर सकते हैं उसको। लेकिन जो मुख्य अखबार है उसको वैसा न किया जाए। ऐसे ही कम्युनल का आधार है कि यदि दूसरे पक्ष भी थोड़ा सा उसको बहुत अतिरंजित जब होने लगा, और मीडिया में खाली इसलिए कि हमारा सर्कुलेशन बढ़े या डिजिटल में हमारा 10 लाख 50 लाख लोग देखें, उस चक्कर में उसको तनाव को और बढ़ाने का, उसको जैसे कहते हैं ना घी डालना, आग लगी होती है, उसको अधिक दिखाने से उसका नुकसान समाज को भी हो रहा है और मीडिया की क्रेडिबिलिटी। मुझे असली दुख उस बात का है कि हम सबकी क्रेडिबिलिटी, समाज वैसा नहीं है, समाज में महिलाएं भी कोई किसी धर्म, वो ने मैंने कहा ना कि हम बचपन में रहे तो सब, आज भी ऐसा है कि सब एक दूसरे का दर्द, अच्युतानंद मिश्रा जी के बेटे का कोरोना में डेथ हुई तो मुस्लिम बच्चे ही वो उनको कंधे पे उठा के ले गए थे, वो आरएसएस के वो रहे, उनके सब जानते, संपादक भी रहे,
लेकिन वो संघ से जुड़े रहे हैं। लेकिन यदि लखनऊ में आप जाएंगे तो कितने ही परिवारों में मतलब तो वहाँ पर लोग उसी तरह से आज एक दूसरे के मोहल्लों में जाके खाते पीते रहे हैं, वैसा वातावरण नहीं है। लेकिन हाँ समाज बना ऐसा दिया गया है कि आप इसको देखिए, ये देखो ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये विदेशी है, मतलब जबकि विदेशी तो नहीं है ना, वो जो भारत में रहे। इसलिए मेरा कोट कोई पढ़ ले, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जब इंटरव्यू दिया मुझे सरसंघ चालक ने, सो मैं तो उसको ज़्यादा आधार मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि जो दूसरा कोई 2 कौड़ी का कोई आदमी बोल रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, चाहे वो संघ का ही हो। तो यदि सरसंघ चालक ने आज से 10 से 20 साल पहले भी मुझे कहा कि हम 98% को मानते हैं कि वो चाहे जो पूजा पद्धति करता हो, वो भारत में पैदा हुआ आदमी, हम उसको हिंदू मानते हैं। ये ठीक, जैसे मैंने कहा ना कि मेहता को आप क्या माने, आलोक को आप लाइट कह दें, आप फलाना कह दें, वो अलग बात है, मैं तो इंसान ही हूँ। तो मेरा कहना है कि बेसिक थ्योरी तो उनकी ये थी, उनमें से जो विकसित हो या जो गलत हो या गलत रास्ते को पकड़ रहे हो या उसको उस ढंग से पेश करते हो, उसकी कोई जिम्मेदार आदमी उसको नहीं मानेगा। लेकिन हाँ, माहौल जो बना है उसमें मीडिया, नेता, पार्टियां, ये जरूर जो है जो आत्म विश्लेषण की जरूरत है कि हमारा देश दूसरों से बहुत डिफरेंट है। यहाँ आज भी आदिवासी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन सबको भी इतना इस चीज़ से प्रभावित होने देने का जो पहुँच रहा है। डिजिटल क्रांति के कुछ फायदे हैं तो उसके नुकसान भी, हथियार भी हैं। महात्मा गांधी, ये नेहरू, बल्कि मैं कहूँगा नेहरू तो सूचना के अधिकार, आज भी उनका भाषण उठा के देख लीजिए, मेरे पास आज भी है वो उनके भाषण का संकलन। सूचना के अधिकार के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो सूचना के अधिकार मिला, अच्छा उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, उसका सदुपयोग हो सकता है। एक और बात मैं आपको विदेशी ताकत इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत कहा जा रहा है और आपके एक इंटरव्यू में भी कहा गया है कि देखिए लोगों पर बड़ा किया, गिरफ्तार कर लिया विदेशी नाम पर, क्या है, कोई सबूत है? मैं आपको इस ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ जो मैंने स्टोरी की 9 अक्टूबर 85, 9 अक्टूबर 85, राजीव गांधी सत्ता में थे। फ्रंट पेज पे स्टोरी थी। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कुछ किया था कि सीआईए का प्रभाव, कोई इंदिरा गांधी के समय में शंकरदयाल शर्मा से मेरे अच्छे संबंध थे, तो वो हमेशा बोलते भी थे और छापते भी थे हम कि विदेशी काफ़ी प्रभाव भारत की राजनीति पर होता है, अमेरिकन सीआईए हमारे खिलाफ करता है। अब सोरोस की जब चर्चा होती है तो इसलिए मैं इंसिडेंट तारीख बता रहा हूँ। मैंने लिखा कि उस पर 2 मंत्री राजीव गांधी की सरकार के इस जासूसी कांड में, रामस्वरूप जासूसी कांड है जिसका शायद इस पुस्तक में न हो लेकिन कहीं है, तो उसमें उनको जो है वो मंत्रियों पर इसमें उनके नाम आ सकते हैं। नाम मैंने नहीं लिखे थे, और नाम इसलिए नहीं लिखे थे कि वो अखबार के संपादक भी उनमें से एक थे जो मंत्री थे, चंदूलाल चंद्राकर और केपी सिंह देव, नाम नहीं लिखे थे। वो केस आगे बढ़ा, इसलिए मैं नाम आज ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो तो चूंकि डॉक्यूमेंट अभी भी सरकार के रिकॉर्ड में है, अदालत के रिकॉर्ड में है। उस जासूसी कांड पर स्टोरी पर सबसे पहले लेखी के पिता या मीनाक्षी लेखी थे, उनका नोटिस भी आज भी मेरे पास वो रखा हुआ है। नाथुर ने मुझे पूछा कि भाई ये स्टोरी तो नोटिस आ गया है। मैंने कहा चिंता मत करिए, क्योंकि सरकार की एजेंसी से मुझे मालूम हुआ है और हमने फिर भी संभाल के लिखा है, तो ठीक है, नाम तो है नहीं, रामस्वरूप का नाम जरूर था। जनवरी 29, 86 को केपी सिंह देव, चंद्राकर जी और एक और, वो तो अध्यक्ष थे, जो मंत्री पद नहीं था, एक और नेता का राव या समथिंग, उसका इस्तीफा हुआ। कोई खबर यहाँ नहीं, अमेरिका में भी छपी। तो जासूसी कांड को लेकर के या भारत के विदेशी प्रभाव को लेकर के पत्रकार, संपादक, ये ठीक मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई बहुत किया हो, बाद में वो मामला तब गया, बल्कि उसमें एक और जो व्यक्ति फंसा हुआ था, जो पत्रकार था, उसका भी नाम अब लेना ठीक नहीं, चूंकि जिंदा है या नहीं है, 98 वो अमेरिका भाग गया है सीआईए के आरोप में। वो अखबार का संपादक भी बना था, हिंदी के अखबार का संपादक बना था। सीआईए के कनेक्शन में पकड़े जाने के बाद, पूछताछ के बाद ये हुआ कि उसको देश से निकल जाने के तक का उसको सुविधा मिल गई। आज आप कहते हैं ना वो भाग गया, ये भाग गया, क्या है जो कौन, मालिया तो खैर बड़ा नीरव मोदी से लेके, तो वो तो फिर भी भारत, उसका केस चल रहा है उस आदमी का रिकॉर्ड होते हुए। लेकिन उस समय चूंकि रेगन के साथ संबंध भारत के भी सुधर रहे थे और अमेरिकन हस्तक्षेप के कारण वो भारत से जाने में सफल हो गया। जो पत्रकार था, संपादक तक बन गया था और देश के बड़े एक अखबार का ब्यूरो चीफ रहा था। तो सीआईए इतना प्रभाव कर सकता है, तो आज सोरोस यदि न्यूज क्लिक के आदमी को अरेस्ट करता है तो क्या गलत करता है? यदि वो साबित हो जाएगा तो जेल से छूट जाएगा, नहीं तो अमेरिका ले जाएगा जो उसको ले जाना चाहेगा।
तो ये कहना कि सब ये निरपराध है केवल करती एजेंसी में, मैं आज भी कहता हूँ बेईमान है, पुलिस भ्रष्ट होती है, एफआईआर, मेरा टेलीफोन चोरी हुआ, एफआईआर में दर्ज करता रहूंगा, पता नहीं उसको कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको बात अलग है, गड़बड़ यहाँ अलग बात है। लेकिन किसी पर यदि विदेशी होने के पैसे फंडिंग से है, या मेरे पास कोई गलत, मैंने कहा ना, मैंने तो वॉइस ऑफ बंगाली भी काम किया, मैंने जर्मनी में भी काम किया, मैं आज भी विदेशी किसी काम के लिए पब्लिशर मेरा विदेशी हो तो उससे मुझे थोड़ी, मैं यदि बेईमान नहीं हूँ, इतने नहीं किया है तो आप मुझे कुछ नहीं करेगी सरकार तक। लेकिन यदि आप कुछ गलत किया तो तैयार रहिए कि अदालत फेस करें, अदालत फेस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सबूत होगा तो अदालत आपको माफ कर देगी, चाहे केजरीवाल हो, चाहे आलोक मेहता हो, चाहे कोई संपादक हो, कोई प्रकाशक हो, उन्हीं का छापा पड़ेगा ना जिसके पास कुछ एफआईआर का केस होगा। आलोक जी, आप एक आखिरी सवाल मेरा है कि ये जो पत्रकारिता का जो आपका अनुभव है, आपकी शुरुआत से लेके आज तक, आज के समय में जो पत्रकारिता 2025 में हम बात कर रहे हैं, 1970 से आपने सब कुछ, तकनीक का बदलाव, संपादकों का बदलाव, समाज के व्यवहार का बदलाव, भारत का जो उदारीकरण के बाद का जो आधुनिक चकाचौंध है, मीडिया, सोशल मीडिया की बात आपने की। क्या देखते हैं भविष्य हमारा, मतलब मीडिया का क्या है और भारत का भविष्य क्या है? भारत का भविष्य तो उज्जवल है, बिल्कुल। मैं कभी मानूंगा नहीं कि निराश होना मेरे जीवन में। मुझे जो अपने संस्कारों से मिला और संपादकों से मिला, अंगे ने बहुत संघर्ष किया, अंगे जी को हटा दिया गया था, नवार टाइम संपादक बनाया, चूंकि उस समय जेपी आए और जैसे जनता पार्टी सरकार गई उनको हट गए थे, उनको हटना पड़ा था, या जो भी कारण रहा, या दिनमान में भी एक समय में कुछ क्राइसिस हुआ था, तो उनको उस समय उन्होंने ही मुझे बताया था कि मुझे क्यों छोड़ना पड़ा था। तो उसके बाद भी जीवन चलता रहा, पत्रिकाएं बंद हुई फिर भी दूसरे ढंग से चलती हैं, आज भी कुछ चल रहा है, कुछ ये सही समय के साथ। हाँ, पत्रकारिता में चेंज आया, उसको किस रूप में सुरक्षित रखा जाए, नई विधाओं में भी, जैसे मैंने कहा कि आज भी जो MBA किए बच्चे हैं, जो मेडिकल किए हैं, वो लोग भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, वो अच्छी पत्रिकाएं पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है डिजिटल पे पढ़ते हो। मेरा जो अपना अनुभव है, लोगों से बात, आप भी बात करते हैं, आप इतना प्रोग्राम करते हैं, आज भी कल में किससे बात हो रही थी, तो भारत में 8 बिलियन 8 अरब रुपए का बिजनेस पब्लिशिंग का है, बुक्स का। तो खाली ये सरकार तो खरीदी नहीं कर रही, मेरी किताबें 3 साल से कोई खरीदी नहीं गई, राजा राम मोहन राय, मेरा नहीं, किसी की, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक भी नहीं खरीदी गई, मन की बात, जो शुरू में निकली थी 2019 में, वो भी नहीं, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन में चेक करा लीजिएगा, नहीं वो अलग बात है, क्योंकि वो नहीं गई है तो मेरी भी नहीं गई होगी, उनकी भी नहीं गई है, ये नहीं सवाल है। वो मोदी जी ने, आलोक मेहता ने थोड़ी का किताबें ना पहुंचे, लेकिन इस सिस्टम में गड़बड़ है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी लोग पुस्तक मेले में, अभी पुस्तक मेला फिर हो रहा है, आप जब कर्म करते हैं, आप भी देखते हैं, आप साहित्य, उसमें भीड़ आती है, उसमें उस पर भी बहस होती रहती है कि मनोरंजन क्यों आ रहा है। भाई जावेद अख्तर अच्छे साहित्यकार है, वो भी शिवमंगल सिंह सुमन के शिष्य रहे, मैं भी शिष्य रहा, तो वो सिनेमा में चले गए हैं। अमिताभ बच्चन की पिता हरिवंश राय बच्चन, रवानाथ अवस्थी, उनको बहुत मानते थे, मैंने बच्चन जी की कविताएं मैंने भी सुनी है कवि सम्मेलनों में बैठ करके। तो मैं ऐसा मानना है कि भविष्य ऐसा है, ये सर, ये कि थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, संस्कृति साहित्य को लेकर के मीडिया में, ठीक है, आप जैसे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए, खास करके पत्रों में, ये जबकि मैं मानता हूँ शायद प्रादेशिक अखबार, वो अंग्रेजी के अखबार आज भी कर रहे हैं, पुस्तकों पर संडे गार्जियन भी अच्छा सा पूरा पेज छाप रहा है, ब्रॉडशीट में है, या इंडिया टुडे है, या तुक है, या वीक है, पुस्तकों लेखों के बारे में छप रहा है। ये हिंदी में दुर्भाग्य शायद है कि उनमें पूरा प्रश्न, कहीं कहीं छोटा मोटा जरूर आता है, अभी भी हिंदुस्तान में भी छप रहा है कुछ, लेकिन मान लो प्राथमिकता ये हो गई कि भाई हमें नहीं छापना है, बिकता कौन है, कौन पढ़ता है, साहित्यकार। दूसरा, इसमें जिम्मेदारी पत्रकारों की है, जैसा मैंने कहा, पत्रकार एक दूसरे के दुश्मन न हो, दूसरे को न गिराए, कि भाई जैसे मैंने कहा, हमारे संबंध तो साप्ताहिक और टापसाहिक दोनों में रहे, कि बाद में भी रहे। मुझे एक बार पूछा उन्होंने कि भाई आप तो उनके साथ चाय पी रहे थे, मैंने कहा आप खाना खाती हैं, मैं चाय पीने लायक हूँ, तो मैं उनके साथ, उनके CEO के साथ चाय पी रहा था, तो वो कुछ कह नहीं सके, क्योंकि मतलब नेचुरली ऐसी बात होती है। तो उसमें मेरा कहना है कि आप संबंध अच्छे, यदि दिमाग में आपके थोड़ी सी वो है, तो मीडिया का भविष्य भी एक बदलाव हो, किंडल एडिशन जैसा मैंने कहा, वो हो सकता है कि उसके जरिए पहुंचे। हिंदी वालों को जरूर समीक्षा करनी चाहिए खुद की,
पत्रकारिता में जो लोग हैं कि वो असर्ट करें कि ये भी बिक सकता है। साहित्य का कार्यक्रम यदि चल सकता है टीवी पर, या साहित्य की कार्यक्रमों में पूरी भीड़ हो सकती है। तो ये भी कहूँगा नाटकों में पूरे मैं टिकट लेता हूँ आज भी, चूँकि पहले पास भी आ जाते थे, अब तो वो होता है 1,500 रुपये का टिकट होता है, टिकट मिलते नहीं है। नाटक लोग कहते हैं कि कौन पढ़ता है देखता है, हिंदी के नाटक पूरा हॉल भरा रहता है। श्री राम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, LTG, हैबिटाट, तो लोग हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं। आप यदि माने कि नहीं हमें क्या है, इससे तो कितना पैसा मिलेगा, तो ये प्राथमिकता सही है, इसलिए कई पत्रिकाएं बंद हुई कि उससे पैसा आ रहा है, देने वाले की भी गलती हो सकती है। जैसे मैं हर सरकारों में मैंने कहा है कि आप इस आधार पर क्यों जाते हैं कि ये कितनी बिकी या कितनी पत्रिका बिकती है, अखबार बिकता है। कम बिकने वाला भी बहुत अच्छा हो सकता है, अधिक बिकने वाला बहुत ज़रूरी उतना अच्छा हो। और इसीलिए खुद को भी सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा है, तो आप ऐसा पत्रकारिता करें। खाली पैसा ही चाहिए तो मैं सबसे कहता हूँ बच्चों से भी कि भाई आप PRO बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ। मेरे लोग बच्चे तो बेटियाँ वो मार्केटिंग में हैं, डायरेक्टर हैं, ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, तो वो अपना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना है तो जो किताबें पढ़ना है पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है भविष्य तो उज्ज्वल है, और चूँकि बहुत तेज़ी से भारत बढ़ रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जिसमें पढ़ने वाले हैं, पहचान करने की ज़रूरत है। और जैसे कहते हैं ना, आप पहचानो कौन मेरा पाठक है, कौन मेरा दर्शक है, कौन मेरा मालिक है और कौन मेरा संपादक है। इसी पर भविष्य टिका है। बहुत बहुत आभार आपका आलोक जी, समय देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को हमारी यह बातचीत दरअसल पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े, पुस्तकों से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष मायने रखती है, क्योंकि आपके सामने एक समूचा 5-6 दशकों का कालखंड और उसके बहाने हम लगभग आज़ादी के बाद पत्रकारिता में जो बदलाव हुए हैं उनकी भी बातचीत कर सके। बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। आपने मीठा कड़वा जो लगे क्षमा करेंगे।